हेलो फ्रेंड्स, इस वीक बाकी रेहान का लॉन्ग अवेटेड चैप्टर 11 आ गया और हमें वास्तविक रूप से इसके पिछले सप्ताह में आने की उम्मीद थी, लेकिन साल के आखिर की छुट्टियों के कारण मैगजीन पब्लिकेशन में देरी हो गई। और यहाँ मैं आपके लिए चैप्टर का अपना एनालिस्ट लेकर आया हूँ और ये चैप्टर हमारे लिए कोशो शिनोगी और जैक हानवा के बीच टकराव की एंटीसिपेटेड कन्फ्रंटेशन लेकर आया है। और अब इतने महीनों की वेट के बाद हम फाइनली इस रोमांचक लड़ाई तक पहुंच गए हैं। चैप्टर की शुरुआत अंडरग्राउंड एरिना के अंदर होती है, वो जगह जहां दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइटर्स के बीच टकराव होगा और भीड़ इन योद्धाओं को एक्टिव होते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक है। फिर हम कोड कटर के रूप में जाने जाने वाले कोशो शिनोगी को सीधे युद्ध के मैदान में चलते हुए देखते हैं और उसके बगल में उसका नया दोस्त हनाडा चल रहा है जो अपने कंधों पर एक तौलिया लटकाए हुए है। ये अनक्लियर है कि क्या वो कोशो का पसीना पोंछने के लिए तौलिया ले जा रहा है या अगर जरूरी हो तो इसे वो युद्ध के मैदान में फेंकने के लिए यूज करेगा। और लड़ाई का क्षण शुरू होने वाला है और कोशो शिनोगी के एक्सप्रेशन में डर का कोई हिंट नहीं देखा जा सकता। और लड़ाई से ठीक पहले हनाडा कोशो को शुभकामनाएं देते हुए उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट अब कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि एक जानवर जैसा दिखने वाला ह्यूमन है जो अपने विरोधियों को काटने से गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम है। और जैक हानवा कोई साधारण अपोनेंट नहीं है, उसके काटने की तकनीक उसे एक फॉर्मिडेबल फॉई बना देती है। लेकिन ये गुण कोशो को डराता नहीं है जो पूरी शांति के साथ अपने रास्ते पर चला आ रहा है। और कोशो ने हनाडा को भरोसा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, वह जानता है कि इस क्षेत्र में केवल सबसे असाधारण लड़ाके ही कम्पीट करते हैं और वो ऐसी चुनौतियों का सामना करने का आदी है। कोशो पूरी तरह से जानता है कि जैक हानवा कौन है और बाइटिंग साइबोर्ग के रूप में उसकी क्या रेपुटेशन है। हालांकि उसे यकीन है कि वो अपनी तकनीकों का यूज करके जैक की बराबरी कर सकता है और उसका ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में क्लैशेस अक्सर इनर एनिमल को बाहर लाते हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि जीत उन लोगों तक सीमित है जो काटने का सहारा लेते हैं, बल्कि उसका दावा है कि जैक अपने डरावने स्टेटस के बावजूद भी एक इंसान है और इस तरह से उसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। फिर अगला पेज हमें कोशो को मैदान में घुसते हुए दिखाता है, जिसे देखकर दर्शक उत्साह से भर जाते हैं। और लंबे समय तक अंडरग्राउंड एरिना से दूर रहने के बाद अखाड़े में कोड कटर की ये बड़ी वापसी है और भीड़ भी उसका नाम चिल्ला रही होती है, ये शो करते हुए कि वो उसे कितना याद करते हैं और उसके न्यू फाइटिंग स्टाइल को देखने के लिए कितना उत्सुक हैं। वे उसकी प्रशंसा कोड कटर कोशो शिनोगी के रूप में करते हैं, वो व्यक्ति जिसने अपनी उंगलियों को सर्जिकल एक्यूरेसी से काटने में सक्षम घातक ब्लेड में बदल दिया है। और मैदान में हर कोई अपने हाथों से होने वाले खतरे से अवेयर है, जैसे कि वो उंगलियां जो त्वचा और मांसपेशियों को ऐसे काट सकती हैं जैसे कि वो एक असली रेजर हो। फिर तालियों और प्रशंसा के बीच कोशो शिनोगी अपने दाहिने पैर को बिल्कुल सीधी रेखा में अपने सिर के ऊपर उठाकर लचीलेपन की एक इम्प्रेसिव करामात दिखाता है। लचीलेपन और संतुलन का ये डिस्प्ले जिम्नास्टिक के लिए उसके समर्पण का परिणाम है, जिसे देखकर फैंस शॉक हो जाते हैं। और ये पक्का है कि कोशो ने अपनी फेमस काटने की तकनीक से आगे बढ़कर लचीलेपन की कला में भी सुधार किया। जबकि कोशो को अपने फैंस की बड़ाई मिलती है, फिर भी ध्यान अचानक जैक हानवा की ओर चला जाता है जो एरिना में विक्टोरियस एंट्री करता है। उसकी प्रेजेंस से भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ जाती है और जैक ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है वो अनडिनाएबल है और वो शायद युजिरो के स्तर पर भी हो सकता है, जो जहां भी जाता है पहचाना जाता है। जैक हानवा अपने पिता की तरह ही इम्पैक्ट डालने में कामयाब हो रहा है, जिस पर फैंस अभी भी प्राचीन सुमो के देवता नोमी के खिलाफ उसकी महाकाय लड़ाई को याद करते हैं और जैक को एक बार फिर से एक्शन में देखने के लिए उत्सुक है। और इस तरह दो दावेदार खुद को एरिना में पाते हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। जैक अपनी सामान्य उदासी के साथ कोशो पर एक उतावली नजर डालता है, फिर रेफरी उन्हें मैदान के बीच बुलाता है, जिस पर मित्सुइनरी और हानायामा जैसी हस्तियां उन दोनों को बारीकी से देख रही होती हैं। साथ ही ऑडियंस के बीच बैठा बाकी टोपी के नीचे किसी के ध्यान न जाने की कोशिश करता है। मुझे तो ये लगता है कि उसके पास चश्मे और नकली मूंछों की ही कमी रह गई थी। और आमने सामने खड़े होने पर जैक और कोशो के बीच आकार का अंतर साफ दिखता है, जैसे जैक अपनी 243 सेंटीमीटर की विशाल ऊंचाई के साथ कोशो के 177 सेंटीमीटर से ऊंचा लगता है, जो अपने विशाल राइवल के सामने लगभग एक बच्चे की तरह दिख रहा है। दर्शक इस बात पर कमेंट करते हैं कि जैक अपने ओपोनेंट को कैसे तुच्छ समझता है और कोशो को पकड़ने के लिए अपने घुटनों पर हाथ रखकर आगे झुकने पर कई लोग इस इशारे को उकसावे या महानता दिखाने के रूप में देखते हैं। हालांकि कोशो कामनेस बनाए रखते हुए शांत रहता है, जिस पर जैक उस कॉन्फिडेंस से थ्रिल्ड है जिसके साथ उसके अपोनेंट ने मैदान में एंटर किया है, ये अनुमान लगाते हुए कि कोशो के पास कुछ छुपी हुई चालें हो सकती हैं।
फिर रेफरी नियमों को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि हर चीज अलाउड है, बस ब्लेड वाले हथियारों को छोड़कर। फिर दोनों फाइटर्स अलग हो जाते हैं और टकराव शुरू करने के लिए पोजीशन लेने लगते हैं। फिर जैक हानमा अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है, जबकि बैकग्राउंड में कोशो शिनोगी कूदना शुरू कर देता है और बैटल के लिए अपने शरीर को गर्म करने लगता है। और लड़ाई की शुरुआत के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस एक यादगार लड़ाई देखने के लिए उत्सुक होकर अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। फिर कोशो हमला करने वाला पहला है, लेकिन जैक मुड़ी पीट के बाद भी उसकी चाल को नोटिस कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़ने की पोजीशन में नहीं होता। फिर एक छलांग के साथ कोशो उठता है और अपनी विनाशकारी स्लाइसिंग टेक्निक को उजागर करने के लिए अपने हाथों को तैयार करता है जैक के खिलाफ, जो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसके बावजूद भी वो कोड कटर द्वारा किए गए डेडली अटैक से खुद को बचाने में कामयाब होता है, जो लगातार हाथों और पैरों की कॉम्बिनेशन से उस पर हमला कर रहा है। और कोशो का हर हमला जैक पर सभी डायरेक्शन से हो रही ब्लेड की बारिश की तरह है, जिसके बाद कई घाव खाने के बावजूद जैक आश्चर्यजनक रूप से शांत रहता और स्टैंड में खड़ा गोकी हमलों की इस बारिश को सरप्राइज और अमेजमेंट के साथ देख रहा होता है, जैसे वो एक ऐसा दृश्य हो जो उसकी बैक में शिवरनेस पैदा कर दे। इस प्रकार ये रोमांचक चैप्टर खत्म हो जाता है और मुझे यकीन नहीं है कि अगला चैप्टर कोई नया चैप्टर होगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चैप्टर 12 जल्दी आएगा और हमारे लिए एक्शन की एक और बड़ी खुराक लेकर आएगा। खैर, ये एक ऐसा चैप्टर था जहां हमने एक ऐसी मानसिकता को देखा जिसके साथ ये लड़ाके युद्ध के मैदान में उतरे थे और दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि वो जीत हासिल करके ही मानेंगे। और हनाडा कोशो के बारे में कुछ हद तक कंसर्न भी है और ये फैक्ट है कि वो एक सफेद तौलिया रखता है, जो मुझे लगता है कि वो किसी न किसी पॉइंट पर इसका इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि आमतौर पर जब कोई लड़ाका लड़ना जारी नहीं रख पाता तो उसका कोच या मैनेजर लड़ाई को रोकने के लिए तौलिया फेंक देता है, जिससे लड़ाई रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन ये दिलचस्प होगा अगर ये लड़ाई इस तरह खत्म हो जाए। और मुझे याद नहीं है कि इस सीरीज में कोई लड़ाई इस तरह खत्म हुई हो। अगर आपको याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Anyway, feel free to share your thoughts on this chapter and leave me your suggestion for future videos in the comment box. And friends, thanks for watching the video. If you like it, don't forget to subscribe. I hope you have a nice day and night.